बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लास्ट टॉपिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें जो ऑर्गेनिज्म के तरतीब थे तो वो बायोलॉजिकल थे। इसमें हमने ये पढ़ा था कि हाउ एन ऑर्गेनिज्म आर फाउंड, हाउ एन। अब हम पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो इसमें कुछ यूनिसेलुलर होंगे यानी एक सेल से बने होंगे, तो कुछ दो सेल से बने होंगे। इसमें इस तरह सेल भी ऑर्गेनिज्म भी होंगे जो कॉलोनी फॉर्म में होंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर का मतलब है सेल। क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है तरतीब। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? यानी सेलों की तरतीब, सेलों की, क्या हम कहते हैं उर्दू। जिस तरह हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में पहले एटम, फिर सब एटॉमिक, फिर हमने मॉलिक्यूल, कंपाउंड, सेल, ये सब पढ़े ना। तो इसमें जैसे पहले हमने पढ़ा था 5 किंगडम। तो उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर थे, कुछ माइक्रोस्कोपिक थे, कुछ मल्टीसेलुलर थे, कुछ प्रोकैरियोट थे, कुछ यूकैरियोटिक थे। तो आज हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। जो पहला टाइप्स है वो है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो दूसरा टाइप है हमारे पास है कॉलोनियल। जो तीसरा टाइप है वो है हमारे पास मल्टीसेलुलर। अब जो पहला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे पास क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर, you know that unicellular are those organisms which is made from one cell, which is made from uni mean one, uni mean one। यानी इस जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सेल से बने होंगे। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो याद रखिए, पेपर में भी आ सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास यूग्लिना। दूसरा नंबर है अमीबा। तीसरा नंबर है क्लाइमोडोमोनास। इसके अलावा 4 नंबर हमारे पास है पैरामीशियम। तो ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है ये किस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। अब जो ये ऑर्गेनिज्म है ये पेपर में भी आ सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर हुई। तो इसमें हमारे पास ये सब और भी बहुत से, लेकिन ये सिर्फ ये याद रखो ये भी सही है, सही है। तो यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम एंड क्लाइमोडोमोनास, ये सारे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं। कितने सेल से बने होते हैं? सिंगल सेल से। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो सेल होते हैं एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल मौजूद है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये जो सिंगल सेल है ये सारे काम, जितने भी काम है जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में ऑर्गेनेलिस है या हमारे बॉडी में मुख्तलिफ ऑर्गन है, तो हर एक ऑर्गन की अपना अपना काम है। तो ये जो सिंगल सेल है ये सिंगल सेल भी सारा काम कर सकते हैं जो कि एक मल्टीसेलुलर से। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, हम अमीबा ले ले या यूग्लिना ले ले, तो ये एक सेल रेस्पिरेशन भी करेगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा, और इसके अलावा जो भी काम है जो एक मल्टीसेलुलर सेल कर सकता है वो ये आसानी से कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट याद रखिए इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हो। यूग्लिना के सेल ले ले, इसमें जो ऑर्गेनेलिस होते हैं अंदर, इन ऑर्गेनेलिस अपना काम है, अपना अपना। फॉर एग्जांपल ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम है, इसका काम है एनर्जी स्टोर करना, इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना, और इसका काम है एनर्जी स्टोर करना, एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल है माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एग्जांपल। तो इनका अपना काम होगा इनका। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल एक ही है लेकिन इनके अंदर काम
हर ऑर्गेनेली का अपना अपना है, तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर एनर्जी स्टोर है, एनर्जी स्टोर करना चाहते हैं तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही करेगा। अगर राइबोसोम बनाना है तो वो कौन बनाएगा? ऑर्गेनेली में राइबोसोम ही बनाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम नहीं है। तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी नहीं है। अब इसके बाद जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम कहते हैं कॉलोनियल। कॉलोनियल कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉलोनियल की वर्ड्स है ये निकला है कॉलोनी से। किस चीज से? और कॉलोनी हम कहते हैं ग्रुप्स को। किसको कहते हैं? यानी एक सेल्स है और वो ग्रुप की शक्ल में है। किस चीज की शक्ल में? ए ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कॉलोनी। इज कॉल्ड, यानी एक सेल्स है, मुख्तलिफ सेल्स कंबाइन होते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं, इसको हम कहते हैं कॉलोनी। क्या कहते हैं? कॉलोनी। तो जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें भी इसको हम एक और नाम भी कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? इट इज आल्सो यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये कॉलोनी में होंगे, ग्रुप फॉर्म में होंगे, लेकिन इनमें जो सेल है वो यूनिसेलुलर ही होगा। यूनिसेलुलर एक सेल से ही बने होगा। लेकिन इस यूनिसेलुलर और कॉलोनी में सिर्फ इतना फर्क है कि ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो सेल है वो एक दूसरे पर क्या है? डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, वो है वॉल्वॉक्स। क्या है? वॉल्वॉक्स एक ग्रीन अलजी है। क्या है? ग्रीन अलजी। तो ये वॉल्वॉक्स अगर हम देखें तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह होती है। फॉर एग्जांपल, ये सेल है, यूनिसेलुलर है, इसके अंदर इस तरह के सेल्स है ग्रुप फॉर्म में। मैंने कह दिया ना कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? ग्रुप फॉर्म में होते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा डिफरेंस ये है कि जो इनके जो सेल है, क्या है? इनमें सेल अपना अपना काम करता था किस यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है इनमें ये सेल एक दूसरे सेल पर क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। यानी अगर इसमें हमने बात कर दिया कि एक प्रोटीन बनाएगा और एक एनर्जी स्टोर करेगा, लेकिन इसमें इस तरह नहीं होता। इसमें एक सेल रिप्रोडक्शन करेगा तो दूसरा मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होगा, तो दूसरा एक्सक्रीशन के लिए। यानी एक सेल जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स है वो एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट होगा। यानी एक सेल सारा काम नहीं कर सकता। अगर मैं कहूं कि एक सेल है वो रिप्रोडक्शन भी करेगा, मूवमेंट भी करेगा और एक्सक्रीशन भी करेगा, तो इस तरह कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता। एक सेल एक काम करेगा तो दूसरा सेल दूसरा काम करे। तो ये किस चीज में? वॉल्वॉक्स एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कहते हैं ग्रीन अलजी। इस तरह पेपर में क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेड बाय कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रेजेंटेड बाय, यानी इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन हमें रिप्रेजेंट करता है? तो हमारे पास कौन से ऑर्गेनिज्म है? वॉल्वॉक्स है। पेपर में क्वेश्चन या एक्सरसाइज में भी इनके क्वेश्चन मौजूद है कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेड बाय वॉल्वॉक्स। तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन हमें रिप्रेजेंट करता है? कॉलोनियल। कौन से? अब इसके बाद जो तीसरा नंबर ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे पास है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें भी पता है कि मल्टीसेलुलर दोज ऑर्गेनिज्म which is made from more than one cell, which is made from more than, यानी ये बहुत से सेलों से बना होगा। मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल। अच्छा, अब जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें हमारे पास प्लांट्स आते हैं, एनिमल आते हैं, जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किंगडम के, तो किंगडम में प्रोकैरियोट सिर्फ यूनिसेलुलर था, बाकी सब मल्टीसेलुलर थे ना। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये या तो प्लांट्स में होगा या तो एनिमल में होगा। अब
आपकी किताब में एग्जाम्पल दिया है कि प्लांट्स के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? एक पार्ट है वेजिटेटिव पार्ट। कौन सा पार्ट? वेजिटेटिव पार्ट। अब दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये भी याद रखें कि क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो याद रखिए कि वेजिटेटिव पार्ट वो पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेता। रिप्रोडक्शन में हिस्सा, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट, हमारे पास क्या है? रूट है, इसके अलावा स्टेम है, लीव्स है, ये सारे हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट है। कौन से पार्ट है? यानी ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा which does not take part in reproduction, which does not take part in। अब जो रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन पार्ट जो है हमारे पास प्लांट में जो मौजूद है, तो ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट्स की ले ले, वो हमारे पास फ्लावर है। क्या है? फ्लावर है, फ्रूट्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीड भी है, सीड। तो फ्लावर्स में स्टेमन होता है, कार्पेल होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। रिप्रोडक्शन के लिए तो मैंने बता दिया कि प्लांट्स के दो पार्ट्स है, एक वेजिटेटिव पार्ट है, दूसरा वेजिटेटिव पार्ट। वो पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेता। रिप्रोडक्शन में हिस्सा, अब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है। फॉर एग्जांपल वेजिटेटिव पार्ट हमारे पास फ्रूट है, स्टेम्स एंड लीव्स। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हमारे पास फ्लावर्स है, फ्रूट है, ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते। अब जो एग्जांपल आपको बुक में दिया है, प्लांट का एग्जांपल आपको दिया है मस्टर्ड प्लांट। और जो एनिमल में आपको एग्जांपल दिया है पराग का, तो ये हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। इसमें भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मुख्तलिफ पार्ट से। इस तरह एनिमल में भी एग्जांपल दिया है पराग का। किस चीज का? पराग का। तो पराग में भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, और ये किस तरह होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम इनमें मौजूद है एक पराग के अंदर। एक पॉइंट ये भी याद रखिए कि जो एनिमल है इनमें वेल डेवलप एवरी सिस्टम, जितने भी सिस्टम मौजूद है हमारे बॉडी में, तो ये एक पराग के बॉडी के अंदर में भी मौजूद है। लेकिन जो प्लांट्स है इसमें इस तरह वेल डेवलप सिस्टम हो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बता दिया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस तरह नर्वस सिस्टम, ये तो सारे प्लांट्स में मौजूद नहीं है। मौजूद हो तो प्लांट्स में ये पार्ट सिर्फ मौजूद है। तो इसके एग्जांपल हुए मस्टर्ड प्लांट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। पहले जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया ग्लूलिना, अमीबा, क्रेमोडोनास, पेरामीशियम। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, ये एग्जांपल आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद जो काजोरियल है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया वॉलबॉक्स का। अच्छा, इसके बाद जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने एग्जांपल आपको दिया प्लांट्स का और एनिमल का। प्लांट में आपको मैंने बता दिया मस्टर्ड प्लांट, और एनिमल में मैंने आपको बता दिया पराग का एग्जांपल। तो ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में। तो ये हुआ चैप्टर खत्म। और इसके बाद एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज है वो भी जो चीज मैंने आपको पढ़ा है वो सब एमसीक्यूज में मौजूद है। इस तरह जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो ऑलरेडी हमने टॉपिक में कवर कर लिए। तो ये सारे हुए चैप्टर नंबर 1।